अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम लोग हाजिर हैं दिल सुल्तान किस्त नंबर 28 ईशा रहमान। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ईशा ने झुककर धीरे से इसकी पेशानी पर लब रखे और आंखें मूंदते ही खूबसूरत आंखों से आंसू निकलकर इसकी पेशानी पर बूसा दे चुके थे। ऑर्फन केयर की इस छोटे से हाल में एक दूसरे के संग बैठी वो दो पागल लड़कियां कुछ बहुत मेहनत से बनाने में मसरूफ थी। हिना ने अपनी डायरी बंद करते एक तरफ रखी और उसकी नज़र फदार की बनाई पेंटिंग पर पड़ी। वो पेंटिंग एक घर की थी जिसके दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की अपनी दोनों बाहें फैलाई खड़ी थी। इसके इर्द गिर्द का मंजर बहुत रंगीन था, जबकि इस लड़की के पीछे बना घर रंगों से आरी था। बेरंग घर के दरवाजे पर खड़ी वो छोटी सी लड़की बाहर की रंगीन दुनिया में खो चुकी थी। हिना ने हसरत भरी निगाह से उसे और फिर उसकी बनाई पेंटिंग को देखा कि बहुत खूबसूरत है हिना, तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो। फदार की बत्ती सी नुमाया हुई। हिन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ मुझे? तुम्हें आजकल मेरी बड़ी खूबियां नजर आ रही हैं और तुम इन्हें मुझ पर आया भी कर रही हो। खैर तो है। हिना की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं ना करूं तब भी तुम्हें मुझसे शिकायत होती, और अब दिल पर पत्थर रखकर कर ही रही हूं तुम्हारी तारीफ, और वो भी तुमसे हजम नहीं हो रही। दोनों बैक वक्त हंसती। ईशा ने एक नज़र एक दूसरे के साथ इन्हें यूं हंसते देखकर अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और अगले ही पल वो इधर उधर नजरें घुमा गई। वो वहां नहीं था। शुक्र है, ये कहती वो कदम आगे बढ़ी। मरहबा गर्ल्स। ईशा। हिना की स्पीड इतनी तेज थी वो इससे जा टकराई तो ईशा अपनी जगह से 2-3 कदम पीछे। अरे अरे, इतना जोर आ गया हिना तुम में। ईशा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ईशा ने इसके सर पर बूसा दिया। मैंने भी। फदार ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो ईशा ने उसे गले लगाते इसके सर पर बूसा दिया। तुम कब आई? बस कुछ देर पहले। मैं शिफा आंटी के पास थी। हिना ने इसका हाथ थामा और वो मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। हिना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जरूर करो। फदार ने अपनी पेंटिंग उठाई। मैं इसे रख कर आती हूँ। ईशा ने हिना का हाथ थामा और वो इसलिए लॉन की पिछली तरफ आ बैठी। क्या शिफा आंटी जो कह रही हैं वो सच है? तुमने एडॉप्शन लेने से मना कर दिया? हिना ने इस बात में सर हिलाया। मगर क्यों? क्योंकि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं ईशा। हाँ हिना, तन्हा जिंदगी आसान नहीं होती। तुम अभी बहुत छोटी हो और ये जगह एक ढाल जैसी है तुम्हारे लिए। यहाँ रहते तुम ये सोच सकती हो कि मुस्तकबिल में एक आज़ाद और अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी, मगर जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगी तो जानोगी कि यहाँ में और बाहर की दुनिया में कितना फ़र्क है। वो दुनिया बहुत बेरहम है मेरी जान। मैं नहीं चाहती तुम भी इन सख्त आजमाइशों में घिर जाओ जिनमें कभी मैं फंस चुकी हूँ। हिना की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम्हें किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? तुम जानती नहीं हो अभी फदार को। वो एक अजीब मगर ज़बरदस्त लड़की है और मुझे इसके साथ इतना ही सेफ फील होता है जितना तुम्हारे साथ। मैं इतना तो अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि इसके साथ मैं एक अच्छी, आज़ाद और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकूंगी। मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगी हिना, और ना ही कहूँगी कि तुम्हें किसी फैमिली की ज़रूरत है, क्योंकि अब यकीन करना मुश्किल होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मगर एक बात मेरी याद रखना, तुम्हारी ये दुनिया बाहर की इस दुनिया के बिल्कुल मुतरादिफ है। तुम्हें खुद को इस कदर मजबूत बनाना होगा कि तुम खुद पर आने वाली हर मुसीबत, हर तलखी का बहादुरी से मुकाबला कर सको। मजबूत बनना हिना, इतनी मजबूत कि तुमसे टकराने वाला हर गलत इंसान खाक हो जाए। हिना ने इसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की और इसका हाथ थामे लबों से लगाते अपनी नन्ही सी पेशानी से टीक गई। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी हर बात। तुम तजर्बाकार हो और मैं लकी हूँ कि मेरे पास तुम हो, मुझे समझाने और सिखाने वाली। ईशा ने इसके गाल पर चुटकी काटते एक नज़र कुछ फासले पर खड़ी उस ऐनक वाले जिन को देखा। अरे फिदार, यहाँ हो, मैंने तो तुम्हारी बड़ी तारीफें सुनाई हैं हिना और शिफा आंटी से। फिदार ने अपनी ऐनक दुरुस्त की। हाँ, अब इन सबको मेरी खूबियाँ नजर आने लगी हैं। बस ये ना हो कि कल तक मुझसे ये सब फॉर्मेट हो जाए। फिदार की बात पर तीनों का कहकहा लगाया। बस एक दूसरे के साथ रहना हमेशा। अरे बड़ी आपी, मैं तो इस डरपोक लड़की का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। इसका पता नहीं। हिना की मुस्कुराहट गहरी। और अब तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी तो मैं कहाँ जा सकती हूँ आखिर? ईशा ने इन दोनों को देखा जब काफी हद तक दूसरे को समझ चुकी थी। वो इन्हें यूं देखकर मुतमईन हुई थी। कुछ देर वहां गुजारने के बाद वो हिना और शफा आंटी को अलविदा कहती बाहर निकली, जहां इसका प्यारा शोहर गाड़ी की सीट के पुश से कमर टेके इसका इंतजार कर रहा था। ईशा को इस पर ढेरों प्यार आया। उसके बैठते ही सुल्तान ने आंखें खोलते एक नज़र उसकी आंखों में बगौर देखा और वो समझ चुकी थी कि वो ऐसे क्यों देख रहा है। ईशा की हंसी बुलंद हुई। मैं बिल्कुल नहीं रोई। वो दोनों हाथ हवा में उठाए बोले, बच गई हो, खैर मनाओ। वो गाड़ी मोड़ चुका था। ईशा ने बढ़कर उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को दुरुस्त किया और उसकी शर्ट का ऊपर वाला बटन बंद करती उसे एक तीखी निगाह से देख रही थी।
मैंने कितनी दफ़ा समझाया आपको कि ये बटन बंद किया करें। सुल्तान ने मुस्कुराहट दबाई। तुम कर दिया करो, और अब आप खुद क्यों नहीं करते? अरे, तुम्हें मसला है ना इसके खुले रहने से, मुझे थोड़ी। तो अपना मसला खुद सुलझाया करो। आप बच आए मुझसे अब्दुर, उसने गुस्से से कहा। सुल्तान की हंसी बुलंद हुई और वो उसकी हंसी सुनती मुस्कुराहट दबाती रुख मोड़ गई। तुमसे बचकर क्या करूँगा मैं तो चाहता हूँ तुमसे ना बचूँ। आपकी सर्विस किसी दिन दुरुस्त तरीके से करूँगी। वो दबी सी हंसी। क्या कर लोगी आखिर? क्या ही कर सकती हो तुम? ज़रा मुझे आशना तो करवाओ। आप अभी जानते नहीं हैं मुझे, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, लिहाजा मुझसे पंगे ना लिया करें। सुल्तान ने गाड़ी रोकते इसका हाथ थामकर अपने सीने पर रखा। मैं तो चाहता हूँ तुमसे पंगे लेना, और मैं हमेशा लूँगा। तुमसे पंगे लेना ही तो मेरा पसंदीदा काम है। वो इधर उधर निगाहें घुमा रही थी। बीच सड़क पर गाड़ी रोके वो अपने स्टाइल में शुरू हो चुका था। पागल इंसान, ये सड़क है, आपका घर नहीं। गाड़ी हटाई यहाँ से, और लोगों ने भी गुजरना है। तो मैंने ठेका थोड़ी ना लिया बाकी लोगों का। वो गुजरे जहाँ से भी गुजर सकते हैं। मैं फिलहाल अपनी प्यारी सी बीवी से बातें करना चाहता हूँ। सुल्तान ने अपनी बात के इख्तिताम पर इसके रुखसार पर अपने लब रखी और वो इसका हाथ धीरे धीरे सहला रहा था। वो नीम आंखें खोले उसे देख रही थी। आप कुछ ज़्यादा ही छछोरे नहीं हो गए? सुल्तान ने मुस्कुराहट दबाई। इतनी प्यारी बीवी के साथ थोड़ा छिछोरापन करने में आखिर हरज ही क्या है? वो टिटाई से बोला तो ईशा ने इसके रुखसार पर हाथ रखे। इसका चेहरा दूसरी जाने मोड़ा। वो दोनों हाथ इसके सीने पर रखती उसे दूर धकेल गई। जब तुम मेरे पास नहीं होती तो तो मैं तुम्हें मिस करता हूँ। वो मुस्कुराई। इतना ही मिस करते हैं तो आप ऐसा करें कि मेरी एक तस्वीर अपने वॉलेट में रख लें। आपको जब भी मेरी याद आए उसे देख लिया करें। हाँ, आइडिया तो काफ़ी अच्छा है। मैंने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा है, जो शोर अपनी बीवियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, इनके वॉलेट में इनकी बीवी की तस्वीर ज़रूर होती है। और आपके वॉलेट में मेरी तस्वीर भी नहीं है। वो मुस्कुराया और दिल के मकाम पर हाथ रख दिया। वो गाड़ी एक तरफ रोक के मोबाइल निकाल कर उसकी तरफ कर गया। अरे, ये क्या कर रहे हैं? तस्वीर बना रहा हूँ ना, ऐसे तो मत बनाए। मेरा चेहरा तो देखे। वो अपना मुंह साफ कर रही थी। सुल्तान ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा। तुम ऐसे ही प्यारी हो, तुम्हें किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं। वो मुस्कुराई और वो उसकी एक प्यारी सी तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर चुका था। सुल्तान ने एक नज़र मोबाइल में जगमगाती इस तस्वीर और एक नज़र उसे देखा और दिल पर हाथ रखे वो शरीर सा चेहरा बना गया। ये चलें यहाँ से, पागल आदमी। वो हंसता हुआ एक हाथ सीने पर रखे गाड़ी बढ़ा गया। सुल्तान उसे लिए एक कुशादा शॉप में दाखिल हुआ। वहाँ कॉस्मेटिक्स की एक भरपूर कलेक्शन थी और साथ ही वहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सी खूबसूरत अशिया मौजूद थी। वो सर उठाए हर चीज़ को देखती मुस्कुरा रही थी। इस कुशादा दुकान को बड़ी खूबसूरती और महारत से सजाया गया था। गोल्डन कलर की जगमगाती रोशनियाँ वहाँ मौजूद हर चीज़ को मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। तुम्हें जो भी चाहिए ख़रीद लो। सुल्तान ने दुकान की एक तरफ से उंगली घुमाते पूरी दुकान की तरफ इशारा किया। हाँ, क्या आपके पास इतने ही पैसे हैं? मैं सब खरीद लूँ तो? वह मुस्कुराया। तुम खरीदना शुरू करो। इस शहर की कोई भी चीज़ तुम्हारे शौहर की जेब के मुकाबला नहीं कर सकती। ईशा ने दोनों आईब्रो उठाकर उसे देखा, जो मुतमईन सा चेहरा बनाए उसे तक रहा था। वो आगे बढ़ी और वह बगौर हर चीज़ को देखती पूरी दुकान में घूम रही थी। आखिर कुछ देर बाद वो उसकी तरफ आ गई और उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग की छोटी सी डायरी थी। मुझे ये चाहिए। सुल्तान ने पेशानी खुजाते उसे देखा। और और कुछ नहीं। वो पलटे और सुल्तान ने इसकी कलाई थामी और वो हाल के तवस्सुत में आया। सामने शीशे के इस पर रंग बिरंगी लिपस्टिक्स की भरपूर कलेक्शन थी। सुल्तान ने इनमें से जो सुर्ख और डार्क मरून कलर की थी सभी निकलवा कर एक तरफ की। वो इसलिए जिस भी शॉप में दाखिल होता उसे वहाँ जो भी पहली नज़र में अच्छा लगता वो उसे खरीद लेता। अपने इस पागल आदमी को देखते वो माथे पर हाथ रखे उसके पीछे पीछे चलती अब थक चुकी थी। आप दूर कितने फजूल खर्चे, कसम से यार। ये सब इतना कुछ मैं क्या करूँगी? वो मुस्कुराया। मेरी पागल बीवी शॉपिंग ऐसे ही करते हैं। पर अफसोस, तुम तो सभी कामों में निकम्मी हो। अब तुम कुछ मांगोगी नहीं तो मैं पैसे किस पर खर्च करूँगा? मैं नहीं चाहता बड़े बड़े इन्हें जंग लग जाए। वो माथे पर जोरदार हाथ चढ़ गई। अपने नहीं, मुकाबले इस पागल शख्स के। बेड पर बिखरी चीज़ें देखी वो सर खुजा रही थी। इनमें से कुछ ड्रेसेस ऐसे थे जिन्हें पहनने का वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। कुछ को देखकर वो झुरझुरी लेती इन्हें वापस रख गई। आप जानते हैं कि मैं स्लीवलेस ड्रेसेस नहीं पहनती अब्दुल, और ये सब के सब ही वैसे हैं। वह शरीर सा मुस्कुराया। मेरे लिए तो पहन ही सकती हो ना। वो किस खुशी में? वो गर्दन पर हाथ फेरता आड़ा टेढ़ा पड़ा था। निकम्मी बीवी, निकम्मे शौहर जैसी, पागल लड़की, पागल आदमी जैसी। जवाब बड़े देती हो तुम। सवाल ही ऐसे करते हैं आप, मुझे जवाब देना पड़ता है। हाँ, कब बड़ी होगी तुम? ईशा ने तीखी निगाहों से उसे देखा। मैं छोटी नहीं हूँ। वो उसे देखकर शरीर सा मुस्कुरा रहा था और उसे यूं खुद को मुस्कुराते देखकर वो पजल सी हो रही थी। अब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी बीवी, मेरी मर्जी।
जैसे भी देखो। वो पलकें झपक गई, मगर वो मुसलसल उसकी तेज निगाहें खुद पर महसूस करती नर्वस हो रही थी, और इसकी नर्वसनेस से पागल आदमी फिर से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहा था। आपको कहीं जाना नहीं है क्या? मतलब? अरे, जाए ना यहाँ से प्लीज़। वो बढ़कर इसकी आंखों पर हाथ रखे। पागल लड़की, बीवियाँ तो अपने शोहरों को रोकती है और तुम मुझे जाने को कह रही हो, बल्कि ज़बरदस्ती निकाल भी रही हो। आफरीन। वो दोनों हाथ सर की पुष्ट पर रखे बोला, आपको कुछ लेना देना है क्या बाकी लोगों की बीवियों से? वो नाम में गर्दन हिला गया। तो बाकियों को छोड़े, बस अपनी वाली को देखिए। उसकी बात सुने तो अपनी वाली को ही देख रहा हूँ ना, पड़ोसी की बीवी को थोड़ी। ईशा ने मुस्कुराहट दबाई। मतलब आप यहाँ से नहीं जाएंगे? ना। वो दो टोक बोला। ओके कहती हुई वो उठी। सुल्तान ने उसकी कलाई थामते अपनी तरफ खींचा तो वो सीधा इसके सीने से जा टकराई। वो एक हाथ सर की पुष्प पर रखे, दूसरा इसके गिर्द हमाल कर गया। भागती क्यों मुझसे? मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगा? आपका क्या पता? वो मुस्कुराया। फिलहाल तो नहीं, तुम बहुत नन्ही सी हो, नाजुक, प्यारी और क्यूट भी। तो वो आंखें निकाले उसे देख रही थी। तो मैं नहीं चाहता तुम डर जाओ। डर? किससे? अपने इस जानवर से। तुम देख नहीं पाओगी। वो सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। अगर आप हर बात सीधी कह देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी डिक्शनरी में कमी हो जाएगी। वो शरारत से मुस्कुराया। तो तुमको मेरे तरीके से बात सुननी पसंद है? ईशा की आंखें एकदम बड़ी। नहीं, मुझे सीधी बात सुनना पसंद है, आपकी उल्टी और सरफिरी नहीं। वो हंसा। मतलब वही ना। सुल्तान ने उसकी पेशानी को छुआ। वो आंखें मूंद गई। वो धीरे से कान के झुककर इसके कान के करीब हुआ। उस पागल आदमी ने रवानी से बोलना शुरू किया और वो सख्ती से आंखें नीचे अपने पूछने पर ही लानत भेज रही थी। सुल्तान ने एक नज़र इसके चेहरे पर दौड़ाई। वो शरीर सा मुस्कुराता अपना निचला लब दांतों तले दबाए बैठा था। आपको एक बात पता है? कौन सी? वो उसे देख रहा था, जो आंखें बंद किए हुए थी। आप बेशरम अल्ट्रा प्रोमैक्स हैं। सुल्तान का कहकहा बुलंद हुआ। वो इतना बुलंद था कि इस खामोश घर में वो हर तरफ गूंज रहा था। मेरी खूबियों से वाकिफ हो ही रही हो बीवी। मुझे अच्छा लगा। ईशा ने इसके कंधे पर जोरदार मुक्का चढ़ा और वो इसके सीने पर हाथ रखते एकदम उठकर दूर होती कमरे से 320 की स्पीड से निकली थी। इसके कानों से निकलता धुआं इसके कान गर्म कर चुका था, जिन्हें इस पागल आदमी की बुलंद हंसी मजीद सुर्ख कर रही थी और सीने पर हाथ रखे लंबी सांसें भर रही थी। ईशा ने अपने दोनों रुखसार को जोर जोर से थपका। पागल चंगली आदमी, पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गया मेरे। आह, अल्लाह सच में ही मार डालेगा मुझे ये किसी दिन। एक तो मेरी किस्मत इतनी फूटी है, मैं कहीं भी भाग नहीं सकती। जाऊँ भी कहाँ? इस दुनिया के हर कोने में तो ये पहुंच जाएगा, जिनकी तरह मेरे सामने आ खड़ा होगा। क्या किस्मत है ना मेरी। वो हंसी और अगले ही पल अपने माथे पर हाथ चढ़ गई। सुल्तान ने एक नज़र बेड पर पड़ी एक सुर्ख रंग की फ्रॉक को देखा। वो काफ़ी खूबसूरत थी। वो शरीर सा मुस्कुराया। उसकी जेब में चिंघाड़ते मोबाइल ने अपने होने का एहसास दिलाया। तो सुल्तान की नज़र इस फ्रॉक से हटी। ये गीत के अल्फाज थे कि एक पल में उस शख्स के माथे पर ढेरों शिकने नमूदार हुई। वो उठा और वो बिजली की तेजी से किचन में दाखिल हुआ। ईशा ने एकदम मुड़कर उसे देखा, जो इतनी स्पीड से अंदर दाखिल हुआ था। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, अपना ख्याल रखना। वो करीब आता इसके सर पर बूसा देता, यहाँ से वहाँ से ये जा वो जा। ओके, आप भी? इसकी बात सुनने से पहले ही वो जा चुका था। एक तशक्कुर भरी सांस खारिज करती वो मुस्कुराई। सुल्तान की स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत से मजबूतर होती जा रही थी। उस्मान बे के अड्डे पर पहुंचते ही उसने दरवाजे को पाँव की ज़रब लगाते धड़ाम से खोला। उस्मान बे और यकीन समेत वहां मौजूद इन सब इंसान को देखते उसके असाब सख्त हुए। शायान के चेहरे के एक तरफ पेशानी और कान से निकलता खून इतना ज्यादा था कि वो उसके वजूद से होता जमीन पर फैल चुका था। वो बंधे वजूद के साथ कुर्सी पर बराजमान गहरी सांसें भर रहा था। उस्मान बे ने एक नज़र सुल्तान को देखा, जिसके चेहरे पर एक जनून तारी था, यूँ जैसे उसे बस वहाँ एक वही शख्स दिखाई दे रहा हो। वो किसी जंगली जानवर की तरह इस पर झपट पड़ा था। शायान के कहकहे बुलंद हुए। अहमद लाला के कहर से तुम में से कोई भी नहीं बच सकता। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो हंसा तो सुल्तान उससे भी बुलंद आवाज में हंसा। जब एक कुत्ता अपने रूबरू अपनी मौत देखता है ना, तो इसके पास सिर्फ आसरा होता है, एक कच्चा और बेबुनियाद आसरा। वो नहीं समझ पाता कि आखिर वो क्या बोल रहा है। यही हाल तुम्हारा है। तुम समय तुम्हारे हर कुत्ते को जलाकर राख कर दूंगा। तुम सबकी मौत गजबनाक होगी। सुल्तान ने एक नज़र इन दोनों पर दौड़ाई। जाते हुए दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद करके जाना। मैं नहीं चाहता इस कुत्ते की ललकार राहगुजारों के कानों तक पहुंचे। यगीत ने एक नज़र उस्मान बेकर देखा और दोनों ने सीने पर हाथ रखते गर्दन झुकाई और अपने कदम मोड़ते हुए उस जख्मी भेड़ियों को इस शख्स के साथ अकेला छोड़कर जा चुके थे।
सुल्तान ने अपनी गर्दन को मरोड़कर एक साइड पर किया और वो जानवर इसके वजूद पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। इस जख्मों से चूर इंसान की हर सांस अपने हाथों से निकालते इस बेरहम इंसान के हवास बिल्कुल शल हो चुके थे। वो अंधा और बहरा हो चुका था। सुल्तान ने अपने खंजर पर गिरफ्त मजबूत की और इस आदमी की धाड़ें इस जगह को वहशतनाक बनाए हुए थे। सुल्तान के उसने रुखसार ने बेजा बहता खून अपने खंजर की नोक पर लगाया। वो उसे अपने चेहरे के करीब करता एक लंबी सांस भरता उसके खून की बू को अपने वजूद में उतार किया। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी, जो जैसे इसकी एक दफ़ा पलकें झपकने कर इस प्यारी वहशतनाक आंखों से खून की नदियां बह निकलेगी। इसके वजूद पर अपनी वहशत के निशानात गाड़ता वो बेकाबू शख्स एक पल के लिए भी पलकें नहीं झपक रहा था। इसकी बुलंद होती चीखें धीरे धीरे मध्यम होती गई और कुछ पल बाद वो हट्टा कट्टा आदमी बेजान होता जमीन पर ढह चुका था। सुल्तान की धाड़ें बुलंद हुई। इस कमरे में एक बेरहम शैतान मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका था, जो बस जान लेना चाहता था, जब भी किसी किस्म के रहम और एहसास से आ रही था। सुल्तान ने इसके करीब बैठते अपने खंजर पर गिरफ्त मजबूत करते इसकी गर्दन पर रखा। वो बुरी तरह खंजर को हरकत देता इसकी गर्दन इसके जिस्म से जुदा कर रहा था। कुछ देर की मेहनत के बाद वो इसका सर बालों से जकड़े अपने हाथ में लिए उससे कुछ ही फासले पर धड़ाम से लेटा। उसके कटे हुए सर के निचले हिस्से से निकलता खून उसके चेहरे और वजूद को भिगो रहा था। वह एक लंबी सांस भरता वहां फैली खून की तेज और अजीब सी बू को अपने अंदर उतार रहा था। इसका वजूद मुकम्मल तौर पर खून से रंग चुका था। न जाने वो कितनी ही देर बिना हिस्सों हरकत इस बेजान वजूद के बिल्कुल साथ लेटा, बिना किसी तासुर के छत को घूरता रहा। वो हाल में इधर उधर ठहरती बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी। पागल आदमी, कितनी दफ़ा समझाया मैंने, जल्दी घर आया करो। 8 बज रहे हैं, उस पागल आदमी का कोई अता पता नहीं। कुछ सोचते हुए ईशा ने उससे कॉल मिलाई। मोबाइल की बजती घंटी से वो जैसे किसी ख्वाब से जागा था। सुल्तान ने झट से निगाहें हटाते जब से मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखा और यस का बटन दबाया। मरहबा, मरहबा, वो शल अंदाज में बोला। आप कहाँ हैं और कब तक आएंगे? सुल्तान ने धीरे से आंखें मूंदी। एक ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ, 10 बजे से पहले आ जाऊंगा। ठीक है। अपना ख्याल रखना और जल्दी आना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तुमने खाना खाया? आप आएंगे तब? इस वहशतनाक चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ी। आराम। वो मुस्कुराई। ओके। मोबाइल बंद करके एक तरफ रखती वो लंबी सांस भर गई। सुल्तान ने एक नज़र खुद को आईने में देखा तो चंद पल वो खुद से नजरें ना हटा सका। खुद पर से वो नापाक खून साफ करता अपनी धड़कनों को उथल पुथल होता महसूस कर रहा था। ये वादा जब करें तो फिर इसे तोड़ते नहीं। करें फिर, अल्लाह का वादा। सुल्तान ने जोर से आंखें मीची और अपनी गर्दन को एक तरफ करता सीधा हुआ। अपने आदमियों को कुछ खास तंबीह करता वो वहां से निकला था। हाल में कदम रखते वो खुद पर एक अजीब सा एहसास तारी होता महसूस कर रहा था। उसने एक नज़र देखा, वो शेल्फ के करीब करे अपने काम में मसरूफ थी। वो इससे कदरे फासले पर दीवार से टेक लगा पैंट की जेबों में हाथ डाले उसे देख रहा था। हाँ, आ गए आप? वो मुस्कुराई। उसे अपनी जगह शल खड़ा देखकर कुछ सोचते हुए ईशा ने अपने दोनों हाथ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ाए। सुल्तान ने इसकी आंखों में बेबसी से देखा और वो इसके बड़े हुए हाथ थाम ना सका। कुछ देर वो बेयकीनी से अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए उसे देखती रही। वो अपनी जगह शल खड़ा था। इसकी मासूम सी मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई और वो 2 कदम इससे फासले पर हुई। वो हैरानी से उससे देख रही थी, जो चेहरे पर गुस्सा लिए खामोश खड़ा था। इस नाजुक सी लड़की को अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हो रही थी। एक पल, बस एक पल में न जाने किससे एहसासात और मान इस नाजुक से वजूद में किरची किरची हो चुके थे। वो हाथों की मुठ्ठियां भींचे एक सख्त निगाह इस पर दौड़ाते धीरे से इसके करीब से गुजरकर किचन से बाहर निकली। सुल्तान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो जानता था वो नहीं रुकेगी। वो आंखें मूंदता दीवार से टेक लगा गया। वक्त गुजरता रहा। वो खामोशी से अपने कमरे के अकब में बने एक छोटे से स्टोर रूम में बंद घुटनों के गर्द हाथ बांधे बिन आवाज रो रही थी। आखिर खुद में ढेरों हिम्मत बांधते वो स्टोर रूम के बाहर आ रुका। दरवाजे पर खटखट से इसका वजूद धीरे धीरे लरसने लगा। कुछ देर बाद फिर खटखट की आवाज़ बुलंद हुई, मगर वो खामोश रही। ईशा, दरवाज़ा खोलो। वो घुटनों पर सर रख गई। प्लीज़ ओपन द डोर। खटखट की आवाज़ बुलंद हुई। वो खामोश थी। इसकी आंखों से निकलते आंसुओं में रवानी बढ़ी। इस वक्त यहाँ से चले जाएं सुल्तान, प्लीज़। वो घुटनों के बल उसके दरवाजे के बाहर आ बैठा। न जाने कितनी देर वो वहाँ दरवाजे के पुश से सर टेके इस मध्यम सिसकियों को सुनता अपने वजूद में गहरी तपिश महसूस कर रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी, मगर इससे ज़्यादा तकलीफ वो नाजुक सा वजूद बर्दाश्त कर रहा था जिसका मान एक दफ़ा फिर तोड़ दिया गया था। वो शख्स वादों को निभाना में अभी कच्चा था। सुल्तान की आंख खुली। वो स्टोर रूम के बाहर आड़ा टेढ़ा पड़ा था। एक नज़र मुड़कर देखने पर उसे दरवाज़ा खुला मिला। वो जा चुकी थी। वो तेज़ी से उठकर कमरे में दाखिल हुआ।
फिर किचन और फिर लॉन, मगर वो कहीं नहीं थी। इस मजबूर शख्स की सांसें उथल-पुथल हुईं। सुल्तान की नज़र लॉन की बैक साइड पर पड़ी। दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी वो सामने लगे फूलों को बगौर देखने में मसरूफ़ थी। एक नज़र से अपने सामने देखकर उसके असाब नॉर्मल हुए और वो गहरी सांस भर गया। अपनी पुश्त पर इसका हिसार महसूस करती वो सहम सी गई। सुल्तान ने उसके कंधे पर सर रखा। आई एम सॉरी। वो सख्ती से आंखें मीच गई। ईशा ने एक पल में उसे खुद से दूर धकेला। सुल्तान ने सख्ती से मुठ्ठियां भींचे वो खुद पर जब्त किया। तुम बहुत कमज़ोर हो सुल्तान, बहुत कमज़ोर। तुम्हारा तो अपने वजूद पर इख्तियार ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो। वो करीब हो। माफ़। वो तंजिया मुस्कुराई। माफ़ी वहाँ होती है जहाँ मुकाबिल का मान रखा जाए, और तुम जैसा बेरहम इंसान क्या जाने कि मान क्या होता है। वो इसकी आंखों में देख रही थी। सुल्तान ने गहरी सांस भरते गर्दन झुकाई। वह एक कदम करीब हुआ तो ईशा ने दोनों हाथ उसकी तरफ करते उसे रोका। तुम मेरे करीब मत आना। ईशा प्लीज़ यूँ मत करो। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे कोफ्त होती है सुल्तान के वजूद से। वो एक एक लफ्ज़ चबाती हुई बोल रही थी। इसका हर लफ्ज़ इस मजबूत वजूद पर एक गहरा निशान छोड़ रहा था। सुल्तान ने एकदम बढ़ते उसे अपनी गिरफ्त में मुकीद किया। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो, दूर रहो मुझसे। वो सख्ती से उसे जकड़े हुए था। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मुझे नफरत है सुल्तान से। वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। इसका वजूद धीरे धीरे लरज़ रहा था, जबकि मुकाबिल शख्स सख्ती से आंखें मुझे उसे खुद में लिपटाए खड़ा था। वो उसके कंधों पर हाथ रखे उसे खुद से दूर धकेली थी। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से ना जाऊँ तो मुझसे दूर रहो। उसने पूरा जोर लगाकर उसे खुद से कुछ फासले पर किया। सुल्तान ने इसका हाथ सख्ती से थाम रखा था। वो हिचकियां भरती उसे तीखी निगाह से देख रही थी। इसकी निगाहों में एक सवाल था जिसका जवाब इस बेरहम इंसान के पास नहीं था। वो गर्दन झुका गया। तुम जो चाहो कर सकती हो। वो एक कदम बढ़ी तो सुल्तान ने बढ़कर उसे बाहों में भरा और कमरे में दाखिल होता वो उसे सोफे पर बिठाया इसके मुकाबिल घुटनों के वाला बैठा। तुम मुझे जो चाहो सजा दे सकती हो। तुम चाहो तो मेरी जान भी ले सकती हो। मैं उफ भी नहीं करूँगा, मगर खुद को मुझसे दूर मत करो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यही तुम्हारी सज़ा है सुल्तान। वो झुककर इसकी नन्ही सी गोद में सर रख गया। प्लीज़ ईशा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम जिस तरह कहोगी मैं सब करूँगा, एनीथिंग। प्लीज़ मुझसे दूर मत रहो। उसकी हिचकियाँ सुनता इसकी हिचकियाँ सुनता वो इसका चेहरा हाथों के प्याले में भर गया। आई एम सॉरी, प्लीज़। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी माफ़ी। जानते हो एक रिश्ते में सबसे अव्वल चीज़ क्या होती है? एतबार। तुमने तोड़ा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुमने फिर तोड़ा, मैंने तुम्हें फिर माफ़ किया, और अब फिर तोड़ दिया। तुम आखिर क्यों कितना मुझे आज़माओगे? बोलो, कितना? मुझसे इतनी बर्दाश्त नहीं है सुल्तान। तुम क्यों नहीं समझते आखिर? मुझे तुम्हारे वजूद से कोफ्त होती है तब, जब तुम्हारे हाथों पे वो अपनी बात अधूरी छोड़े इसका गिरेबान जकड़े इसके मुकाबिल बैठी थी, और मुकाबिल शख्स खामोशी से उसे सुन रहा था। तुम एक कातिल हो। तुम मेरे अब्दुल नहीं हो। तुम नहीं हो वो। मुझे तुमसे नफरत है सुल्तान। आई हेट यू। आई हेट यू सुल्तान। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। सुल्तान ने सख्ती से आंखें मिचते इसके पेशाने से सर टिकाया। आई एम सॉरी। नहीं चाहिए मुझे। चले जाओ यहाँ से। खुदा के लिए जाओ। जाओ यहाँ से। वो एकदम उठती उसे धकेलती कमरे से बाहर निकल चुकी थी। वो तेज तेज सांसें भर रहा था। कमरे का दरवाज़ा लॉक करती वो बुलंद आवाज़ में रो दी। वो बेबस था। वो चाहकर भी इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। वो गलत था, वो जानता था। हॉल के दरवाजे की सीढ़ियों पर खामोश बैठा वो बेबस था। वो एक ऐसी तकलीफ महसूस कर रहा था जो बिना किसी जख्म के इसके वजूद को बेदर्दी से खुद में जकड़े हुए थी। मोबाइल की घंटी ने इसका ध्यान भटका। मरहबा आगा जान। वो मजबूत आवाज़ में बोला। मरहबा सुल्तान, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी। जितनी हो जल्दी हो सके यहाँ पहुँचो। सब खैर? तुम आओ, मिलकर बात करते हैं। वो फ़ोन रख चुका था। एक नज़र मुड़कर देखने पर वो एक लंबी सांस खींचता वहाँ से निकल चुका था। शाहबहल पहुँचते ही मसूल होने वाली खबर से इस बेरहम इंसान के असाब एक दफ़ा फिर तन चुके थे। इस कुत्ते को ढूंढ लिया हमारे आदमियों ने। मैंने तुमसे कहा था ना कि इसके यहाँ से निकालने वाला हम में से ही कोई गद्दार होगा, मगर तब तुमने मेरी बात नहीं मानी। सुल्तान ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींची। मुझे इसकी मुकम्मल डिटेल चाहिए आगा जान। वो इस वक्त तेल अवीव के शहर में है। हमारे आदमी इस पर नज़र रखे हुए हैं, मगर उसे वहाँ से लाना हमारा काम है। मुझे उम्मीद है तुम अपने काम में कोताही नहीं करोगे सुल्तान। वो गर्दन झुकाए बैठा था। आप फिक्र मत करें, मैं सब देख लूँगा। दाद हाशमी का छोटा भाई सराज हाशमी एक दफ़ा तो दा सुल्तान की गिरफ्त से निकल चुका था, मगर अब इसकी जान बख्शी का कोई रास्ता नहीं था। सुल्तान ने मोबाइल कान से लगाते अपने जवान को
खबर से आगाह किया जो पहले उसके हुक्म का मुंतजिर था। सीना ताने खड़ा था अपने बॉस का हुक्म मानने के लिए। न जाने कितनी ही देर वो सड़कों पर बेमकसद रश ड्राइविंग करता रहा। वो घर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उससे इस छोटी सी लड़की का सामना करने में हिचकिचाहट हो रही थी। नफरत है मुझे सुल्तान से, वह बुलंद आवाज में धड़ा। क्यों नहीं समझती तुम मुझे? मैं हूँ ऐसा, ऐसा ही हूँ। यही है मेरी पहचान, यही है मेरी फितरत। तुम क्यों नहीं समझती? मैं बस तुम्हें अपने करीब चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे संभाल लो। मेरी ख्वाबियों को नज़रअंदाज करके तुम मुझे अपनी इस आगोश दे सुकून दे आगोश में कहीं छुपा लो। तुम मत देखो सुल्तान को, तुम बस अपने अब्दुल को देखो, इस पागल इंसान को। जान बसती है तुम में। आखिर क्यों नहीं समझती तुम? वह समंदर किनारे खड़ा बुलंद आवाज में चिल्ला रहा था। आखिर वो खुद पर जब्त खोता घुटनों के बल तय चुका था। रात गहरी होती जा रही थी और वह समंदर किनारे पड़ा अपने वजूद में होती तकलीफ से जो बूझ रहा था। इसका इंतजार करती वो आखिर थक चुकी थी। ईशा ने एक नज़र घड़ी पर दौड़ाई जो रात के 12:13 बजा रही थी। वह डाइनिंग टेबल पर सर रखे आंखें मूंद गई। सुल्तान के कदम इसके करीब आ रुके। वह इसका इंतजार करी थी। वह इसके करीब बैठा इंतहाई गौर से उसे देख रहा था। आंखों और चेहरे पर छाई लालगी उसके दिल में चुभ रही थी। सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर फैली चंद शरीर से लटे कान के पीछे दुरुस्त की और वह धीरे से इस नन्ही सी पेशानी पर लब रख गया। उसकी आंखें खुली कि उसने इस शख्स का चेहरा अपने बेहद करीब पाया। वो आंखें मूंदे इसके रुखसार से चेहरे टकाया हुआ था। वो एक पल में सीधी होती अपने बाल दुरुस्त कर गई। ईशा ने अपनी आंखें मलती एक गहरी सांस भरी। मैं खाना लगाती हूँ। वो उठी और किचन में दाखिल हुई। वो खामोशी से अब उसे सेट करता देख रहा था। रात के 1 बजे इन दो पागलों का डिनर हो रहा था। वो खामोशी से खाना खा रही थी और इसकी खामोशी से तकलीफ दे रही थी। सुल्तान ने इसका हाथ थामा। वह बिना ध्यान दिए खाना खाने में मसरूफ थी। सुल्तान ने इसका हाथ थामकर लबों से लगाते पेशानी से टिकाया और वो इसे अपने चेहरे के गिर्द रख गया जबकि वो खामोशी से खाना खा रही थी। मुझसे खफा मत हो। नहीं हूँ। मुझसे बात करो। ईशा ने एक नज़र देखा उसका। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? वो नज़रें झुकाए बोली। बहुत दर्दनाक। वो लब भींच के। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं खफा हूँ या तकलीफ़ में, और मुझे क्या इससे फ़र्क ना पड़े? वो इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। वैसे ही जैसे तुम बातें तोड़ते वक्त बेपरवाह हो जाते हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वैसे ही। वह इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा गई। इस मजबूत चेहरे पर फिर से वही गुस्सा विराजमान हुआ। वो गर्दन पर हाथ रखा आंखों में गुस्सा लिए उसे देख रहा था, मगर मुकाबिल वो मासूम चेहरा इसका गुस्सा अपने अंदर ही कहीं छुपा चुका था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहीं पर ही हूँ और हमेशा रहूंगी। वो खाना खाती बोली। वो इसे बस देख कर रह गया। सुल्तान ने इसका हाथ फिर थामना चाहा मगर वो एक पल में दूर कर गई। तो मुझसे दूर रहा करो प्लीज़। इसकी आंखों में एक अजीब सी कैफियत थी। सुल्तान ने सख्ती से मुठ्ठियां भींची। वो जा चुकी थी जबकि वो पागल शख्स टेबल पर सर रखे उसके हर लफ्ज़ को किसी कोड़े की तरह अपने वजूद पर बर्दाश्त करता बेहिस्सो हरकत पड़ा था। बस एक काम वो यही नहीं करना चाहता था, मगर वो पागल लड़की इसकी कैफियत से अनजान थी। वो ज़िद्दी थी और एक मर्द को हमेशा अपनी औरत की ज़िद के सामने अपना आप झुका देना पड़ता है। इस खूबसूरत सी बालकनी में दीवार से टेक लगाए बैठी वो नीली आंखों वाली बहुत जोशो खरोश से हाथ में पकड़ी किताब पर से कोई दिलचस्प सी कहानी बुलंद आवाज़ में पढ़ने में मसरूफ़ थी, और वो पढ़ने लिखने से नफरत करने वाला इंसान इसकी गोद में सर रखे बहुत गौर गौर से इसकी कहानी को सुनने और उसे रेटिंग देने में मसरूफ़ था। अब इसका दिल किताबों से जुड़ चुका था। इसकी बीवी को किताबें पसंद थी और यगीत अल्प को वो हर चीज़ अपनानी थी जो इसकी बीवी की पसंदीदा आदत थी। हुरिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, सुन रही हूँ। वो किताब पर नजरें जमाए बोली। यकीत ने इसके हाथ से किताब पकड़कर एक तरफ रखते उसका हाथ थामकर अपने सीने पर रखा। मुझे जाना है। कहाँ? वो सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। एक ज़रूरी काम से। कहाँ जाना है? क्या ज़रूरी काम है? कब वापस आओगे? तफसील बताओ ना इडियट। वो मुस्कुराया। मुल्क से बाहर, शायद 1 या 2 माह लग जाए। वो एक पल में सीधी हुई। मगर क्यों? किस काम के लिए? एक ज़रूरी काम है और मुझे जानना है कि वो ज़रूरी काम क्या है। ये कितनी गहरी सांस भरी। तुम जानती हो होलिया। वो खामोश हुई। वो इर्द गिर्द नजरें घुमा रही थी। और अगर मैं ना जाने दूँ तो? वो मुस्कुराया। ये ज़रूरी है मेरी मुगली, इसीलिए जाना पड़ रहा है। नहीं, तुम नहीं जाओगे। वो उठकर कमरे में आई। अरे अब ये क्या जिद हुई भला? जिद नहीं, एक बीवी का हुक्म है जो शोहर पर मानना फ़र्ज है। वो बेड पर पड़े कपड़े समेट रही थी। यगीते से बाजू से थामकर अपनी जानब किया। मेरी जान, जाना ज़रूरी है। और मैं? तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे? अरे कुछ नहीं कहा,
तुम वहाँ, बस मेरा यही घर है, इसके अलावा और कोई नहीं, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। हुलिया उसे बेड पर बिठाता इसके करीब आ बैठा। बस कुछ वक्त की बात है, मैं सालों के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। बस कुछ और वक्त वापस आने के कितने चांसेस हैं? वो खामोश हुआ। क्या जिंदा वापस आओगे? वो गर्दन झुका गया। तुम नहीं जाओगे, और अगर जाना चाहते हो तो ऐसा करो, तुम तो मुझे अपने हाथों से मार दो, इससे पहले कि कोई और। हुलिया, यगीत ने गुस्से से लब भींचे। तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैं पागल ही हूँ, और अगर तुम गए तो वापस आने पर मुझे नहीं देख सकोगे। यगीत ने बढ़कर उसे मजबूती से अपने हिसार में धरा। पागल लड़की, बस खामोश रहो। कितना फजूल सोचती हो तुम। मैं वापस आऊंगा और जिंदा सलामत, वादा करता हूँ। वो इसके सर की पुश्त पर हाथ रखे धीरे से सहला रहा था। कुछ पल उसकी आवाज न आई तो यकीत ने इसका चेहरा अपने मुकाबले किया जो आंसुओं से तर था। अरे तुम रो क्यों रही हो पागल? मत जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। हाँ हुलिया, खामोश हो जाओ प्लीज। वो उसके आंसू साफ कर रहा था। बात को समझो हुलिया, मैं तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं नहीं रह पाऊंगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे आखिर? मत जाओ यगीत प्लीज। तुमने कहा था कि तुम पर हमेशा मेरी मर्जी ही चलेगी, तो मैं तुम्हें यह हक नहीं देती कि तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर जाओ। वो बुलंद आवाज में रो रही थी, जबकि वो पागल सा लड़का उसे यूं बेकाबू होते देखकर उलझ रहा था। अच्छा ठीक है, खामोश हो जाओ, बस चुप। मैं नहीं जाऊंगा, बस रो मत हुलिया, बस चुप हो जाओ। यगीत ने उसे मजबूती से गले लगाते शांत करना चाहा। वो इसके गिर्द अपना हिसार इस कदर तंग करके जैसे वो अपनी गिरफ्त अगर एक पल के लिए भी ढीली करेगी तो उसे खो देगी। वो अपनी पागल सी बीवी को यूं बच्चों की तरह जिद करते देखकर कभी हंसता तो कभी इस पागल को देखता। आखिर कुछ देर की मेहनत के बाद वो उसे ठंडा करता सुना चुका था। यगीत ने एक नजर अपनी सोई हुई प्रिंसेस पर दौड़ाई। वो गहरी सांस भरता इसकी पेशानी पर धीरे से बूसा देता उठ खड़ा हुआ। इस पर कंफर्टर दुरुस्त करता वो अपने फ्लैट से बाहर निकला था। तो ठीक है, यगीत ने सुल्तान के चेहरे पर बेजारी और अजीब सी कैफियत देख पूछा। वो शख्स जो अपने चेहरे पर आए तासुरात को लोगों से छुपाने में माहिर था, आज उसकी बेबसी उसके चेहरे से साफ आया हो रही थी। ठीक हूँ मैं, तो बता कब निकल रहा है? यगीत ने गहरी सांस भरी। 1-2 दिन। मगर क्यों? फ्लाइट तो आज की है ना? हाँ जानता हूँ, मगर वो उलझ रहा था। क्या बात है, खुलकर बोल। वो दरअसल हुलिया, क्या हुआ उसे? वो काफ़ी परेशान हो गई है, बच्चों की तरह जिद कर रही है, मैं नहीं जानता क्यों। वो इतनी कमज़ोर नहीं, एक समझदार लड़की है, मगर बस 1-2 दिन, मैं उसे समझा लूँगा। सुल्तान ने गर्दन पर हाथ फेरा। इसकी ज़रूरत नहीं, घर जा और इसका ख्याल रख। ये सब मुझ पर छोड़ दे, मैं संभाल लूँगा। मगर तू कैसे? सुल्तान ने उसके कंधे पर थपकी दी। ध्यान रख इसका, सब रेडी कर, शाम से पहले। यगीत ने इस बात में सर हिलाया। एयरपोर्ट पर सब मिल जाएगा तुझे। यगीत ने इसका हाथ थामकर बूसा देते पेशानी से टिकाया। रब तेरी हिफाजत करे, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। उसे जाते देखकर वो निगाहें सड़क पर मरकूज कर गया। मोबाइल पर एक नंबर मिलाते मतलूबा इंसान को कुछ ज़रूरी हदायत करते वो वहां से निकला था। सुल्तान ने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई। वो उसे कहीं कहीं दिखाई दी। वो हाल में दाखिल हुआ तो सीढ़ियों के साथ बने बैकडोर की सीढ़ियों पर हाथ में सफ़ेद डायरी थामे वो बाल कमर पर गिराए बैठी थी। वो धीरे से उसकी पुष्ट पर आ बैठा। सुल्तान ने झुककर इसके कंधे पर ठोड़ी टिकाई। उसने डायरी बंद करते नजरें ज़मीन पर जमाई। कुछ देर वो खामोश रहा। मुकाबल ने भी बोलने की कोशिश नहीं की। मैं जा रहा हूँ। वो बहुत खामोश थी, बहुत दूर। वह रुख मोड़ गई। नहीं जानता कि वापस आऊँगा या नहीं। इसकी धड़कनें एक पल को साकित हुई। वो आंखें मीच गई। आइगुल और हादी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। सुल्तान ने अपना हिसार तंग किया। इसकी हाथ में पकड़ी डायरी पर गिरफ्त मजबूत तर होती जा रही थी। वो पूछना चाहती थी कि कहाँ जा रहे हैं, वो इससे दूर क्यों जा रहे हैं, वो कब आएगा। वो क्यों नहीं जानता कि वो वापस आएगा या नहीं। वो इसे झगड़ना चाहती थी, वो इसे रोकना चाहती थी, मगर वो कुछ न कह सकी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके होंठ सील दिए हैं। जो चाहते हुए भी वो हिला नहीं पा रही थी। सुल्तान ने इसके कंधे पर लब रखते आंखें मूंदी। वो झुककर इसके चेहरे को बगौर देख रहा था। वो आंखें नीचे खामोश बैठी थी। सुल्तान ने अपना चेहरा उसके करीब किया। उसके रुखसार के करीब करते वो गहरी सांस भर गया था। तुम चाहे मुझसे जितनी भी नफरत करो, मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगा। उसने अपना चेहरा एक साइड किया। वो झुककर इसके कान के करीब हुआ। आई एम सॉरी। वो लब भींच गई। सुल्तान ने गहरी सांस भरते अपनी पसंदीदा महक को अपने वजूद में उतारा था। सुल्तान ने इसके बाल थाम कर रोल करके अपनी जेब में से इसका कैचर निकाल कर मुकीद किया। अगर वो यूं ही खुले रहते तो वो पागल आदमी वहां से एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाता। आंखें मूंदता वो इस महक को में कुछ देर महसूस करता, उसे आज़ाद करता कमरे की तरफ चल दिया।
कितनी ही देर वो आंखें बंद किए हनूज उसी पोजीशन में बैठी रही। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो वहाँ नहीं था। एक पल में उसके जहन में कई सोचें उभरी। वो गहरी सांस भरती दौड़कर हाल में आई, फिर किचन और लॉन में। वो कहीं नहीं था। ईशा ने गराज में देखा, इसकी गाड़ी भी मौजूद नहीं थी। वो सीने पर हाथ रखती ज़मीन पर बैठती गई। तो क्या वो जा चुका था? कहाँ? वो नहीं जानती थी। वो रुके हुए आंसू अपनी हदूद तोड़कर बह निकले। वो घर की दहलीज पर बेयारो मददगार बैठी थी। उसे अपनी सांसें हलक में अटकती हुई महसूस हुई थी। वो बेबस हुई थी। वो नहीं चाहती थी वो इससे दूर जाए, मगर वह ज़मीन पर ढह चुकी थी। हाल के दरवाजे में वो ना जाने कितनी ही देर बिना हरकत किए पड़ी रही। आंखें खुश्क हो चुकी थी, चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसे यूं मालूम हो रहा था जैसे उसके हाथों से उसकी सभी खुशियां उसकी जिंदगी समेत कोई छीन कर ले गया हो, और वो बेबस सी घर की चौखट पर खाली हाथ लिए बैठी रह गई थी। आइगुल ने एक नज़र उसे यूं बेहिस्सो हरकत पड़े देखकर दौड़कर उसे सीधा किया। वो खाली निगाहों से उसे देख रही थी। ईशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? वो इसका चेहरा थपक रही थी और बिना कोई तासुर लिए उसे बस देखे रही थी। आदि ने दोनों के करीब बैठते सूरत हाल समझनी चाहिए। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? कुछ बताओ कि भी। ईशा, तेज सुनाई देती आवाज़ें धीरे धीरे मध्यम होती जा रही थी। वो आइगुल के हिलते लब देख रही थी, मगर इसके अल्फाज इसकी समातों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अपने आसपास का मंजर उसे धुंधला हुआ दिखाई दे रहा था। धीरे से इसकी आंखें बंद हुई और वह अपने हवास खो चुकी थी। आइगुल और हादी उसे लिए करीबी हॉस्पिटल पहुंचे। वह समझ नहीं पा रही थी कि इसे हुआ क्या। सुल्तान ने उन्हें इस बात से बेखबर रखा था। बस इन्हें अपने जाने और इसका ख्याल रखने की इतला देता वो जा चुका था। तुर्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुश्तरका हाल में बेंच पर बैठा वो बस बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहा था, जब उसे अपने सामने से एक हुड पहने दरमियानी कद का लड़का आता दिखाई दिया। वह इसके करीब बराजमान हुआ और अपने कंधे से बैग उतार कर इसके हवाले किया। इसमें सब है, नई आईडी, वहाँ का हर एड्रेस, पैसे और कुछ ज़रूरियात के हथियार। बेहतर। सुल्तान ने एक नज़र अपनी नई आईडी पर दौड़ाई, जहाँ इसकी तस्वीर के साथ इसका नया नाम जगमगा रहा था, कारमाइकल। वह एक सरसरी सी नज़र सब चीज़ों पर दौड़ाता अपना वॉलेट निकालकर मतलूबा रकम इस आदमी के हवाले करता वहाँ से निकल पड़ा। इसका सफ़र अब लंबा होने वाला था, तकलीफ़ों और आजमाइशों से भरपूर। वह पागल सुल्तान तुर्की के एयरपोर्ट पर ही कहीं रह गया था। वहाँ से आगे जाने वाला कारमाइकल था। डॉक्टर ने उसके यूं पेश होने की वजह कोई गहरी टेंशन बताई, जबकि वह दोनों हैरानी से एक दूसरे को टुकर टुकर देख रहे थे। टेंशन? वो भी इस हंसमुख लड़की को? मगर क्यों? कैसे? हद है वैसे। आइगल ने सरथा में एक नज़र उसे देखा। वो अपने हवासों में नहीं थी। परेशान होने के बाद तक नहीं। कुछ देर तक इन्हें यूं ही होश आ जाएगा। आप लोग इन्हें नॉर्मल रखें, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव बातें करें ताकि इनका ध्यान भटके। कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, इन्हें बाकायदगी से दीजिएगा। आइगुल और हादी इस बात में सर हिलाते सूरत हाल को समझने से कासिर थे। अब तमाम गड़बड़ घोटाले से तो ये मिस ही हमें आगाह कर सकती हैं। वो दोनों इसके करीब बैठे इसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली थी। तो मुश्किल आंखें खोलती उसने आसपास देखा। अब्दुर। आइगल ने सर उठाया उसे देखा। हाँ, तुम उठ गई। कैसा फील हो रहा है? वो उसके करीब आ बैठी। आइगल। हाँ बोलो। क्या क्या वो चला गया? आइगल ने इसका हाथ थामा। फिक्र मत करो, सब ठीक है। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। वो इसे देख रही थी। आइगुल ने इस बात में सर हिलाया तो वो लब भींचती रुख मोड़ गई। न जाने कितने ही दिन वो बेहिस्सो हरकत सा वजूद लिए घूमती रही। आइगुल और हादी इसकी कैफियत समझने से कासिर थे। आइगुल के मुकाबले ज़मीन पर बैठी हुई इसके लाख कहने पर आज बापने वालों में ऑयलिंग करवा रही थी। वो खामोश थी। मेरी प्यारी भाभी, तुम जानती हो आज सबका आउटिंग का प्लान है। हुलिया, मरवा, तुम, मैं, हम सब घूमने जाएंगे। तुम जानती हो क्लाटा टावर के बाद एक आर्ट एग्जीबिशन होने वाली है। वो हर साल होती है। वहाँ इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं कि क्या बताऊँ। हुलिया और मरवा कुछ ही देर तक आ जाएंगी। वो खामोशी से सामने दीवार पर लगी घड़ी को बखौर देख रही थी। आइगल ने झुककर उसे देखा और उसका चेहरा थाम कर अपनी गोद में रखा। अरे यार, कुछ तो बोलो, तुम ऐसे चुप क्यों हो? तुम जानती हो सुल्तान भाई को ये इनका काम है। इनके यूं जाने से अगर तुम ऐसे परेशान होगी तो बाकी की ज़िंदगी कैसी गुजारोगी? क्योंकि इनकी ज़िंदगी तो ऐसी ही है, एक पल में यहाँ और अगले पल परदेस। ईशा ने गहरी सांस भरी। मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ आइगुल। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और तुम लोग चले जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अजीब फील हो रहा है इसलिए, और इसके लिए शुक्रिया। वो अपने बालों को समेटती उठकर वहाँ से गायब हुई। आइगुल बस उसे देख कर रह गई। वो जानती थी कि कुछ तो ऐसा जो उसे परेशान कर रहा है, मगर क्या? होलिया और मरवा की आमद से इसकी खामोशी में एक हल्ला गुल्ला सा मच चुका था, और वो तीन आफत की पुड़ियाँ मिलकर एक ना खत्म होने वाला शोर बर्पा करती हादी और यकीन की बुलंद आवाज़ें अपने ही शोर में दबा रही थी।
वही कोने में बैठी इन सबको यूं हंसता बोलता देखकर कुछ आपदीदा सी हुई। आज इस महफिल में वो नहीं था जिसकी निगाहों की तपश से वो पागल सी लड़की गर्दन झुकाने पर मजबूर हो जाती थी, जिसके खुद को यूं किसी पागल की तरह देखने पर वो हया से सुर्ख हो जाती थी। आज वो महफिल कुछ फीकी और बेनियाज सी लगी। मरवा उसे गहरी निगाहों से देख रही थी और इसकी नजरों से बचती वो किचन में आई। हाथों पे किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर था और अब सब कामों की जिम्मेदारी इस छोटी सी लड़की की ही थी, क्योंकि हातिम बे के अलावा इस घर के अंदर किसी और मुलाजिम को आने की इजाज़त नहीं थी। लाओ मैं मदद कर देती हूँ। मरवा इसके हाथ से ट्रे थामे कब से एक कतार में तरतीब देने लगी। वो इसकी खामोशी बगौर नोट कर रही थी। ईशा, क्या बात है? तुम परेशान हो? नहीं तो मैं क्यों परेशान होंगी भला? वो बस गैस बंद कर चुकी थी। यहाँ देखो। मरवा ने इसका चेहरा थाम कर मुकाबल किया। तो मुझसे अपनी कैफियत नहीं छुपा सकती। जानती हूँ मैं, तुम्हारी इन आंखों की खामोशी मुझसे छुप नहीं सकती ईशा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मुझसे शेयर नहीं करोगी? वह खामोश थी, मगर ज़्यादा देर न रह सकी। इन खूबसूरत आंखों में बरसात उमड़ आई और वो एक पल में मरवा के गले से लगी फूट फूट कर रो दी। वैसे बमुश्किल कमरे तक लाई। अरे यार, पहले चुप हो जाओ और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है? मरवा में टूट गई। वो इसके कंधे से लगी बेबसी से बोली, हाँ आयशा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? उसने उसने मुझे एक दफ़ा फिर तोड़ दिया। मैं बेबस हूँ, मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? बताओ। एक शख्स, बस एक शख्स है मेरे पास। मेरी खुशी, मेरे हर दुख, मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है फ़कत उस एक शख्स से, और वो मुझे समझता ही नहीं। वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। वो खुद पर अपना इख्तियार खो देता है। मुझे तकलीफ़ होती है मरवा, बहुत तकलीफ़। वो मुसलसल रोती हुई बोल रही थी। मरवा ने उसे पुरसकून रखने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी छोटे से बच्चे की तरह जिद करती, अपनी बेबसी बयान करती खुद पर इख्तियार खो रही थी। ईशा, मेरी बात सुनो। मरवा ने उसे खुद से जुदा करते उसे कंधों से थामा। ये वक्त यूँ जज्बाती होने का नहीं। तुम्हें खुद पर काबू पाना होगा। तुम सुल्तान भाई को अच्छे से जानती हो। इसकी ज़िंदगी आम जिंदगी नहीं है, और तुम जब ये सब कुछ अपना चुकी हो तो उन्हें यूँ खुद से दूर मत करो। तुम जानती हो ना वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और तुम ये भी जानती हो कि इनकी ज़िंदगी तुमसे कभी कैसी रही। मैं जानती हूँ मरवा, मगर वो ऐसा नहीं है। वो एक नॉर्मल इंसान बन सकता है। इसमें एहसास है, मोहब्बत है। मोहब्बत तो पत्थर को भी मोम बना देती है। वो बदल रहा है मरवा, और मैं इसे बदलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह कातिल बनकर रहे। ईशा, इसे वक्त दो। ये सब छोड़ना उसके लिए एकदम बहुत मुश्किल है। तुम ये तो जानती ही हो ना। इसे वक्त दो, और ये हम सब जानते हैं कि तुम इसे बदल सकती हो। ये ताकत बस तुम रखती हो, और कोई नहीं। तुम अगर इस तरह से खुद से दूर करोगी तो वो टूट जाएगा, और अगर वो शख्स टूट गया तो तुम कभी उसे समेट नहीं पाओगी। ईशा, ध्यान दो। हाँ, मैं जानती हूँ, तकलीफ होती है। जब इंसान का मान, इसका एतबार टूट जाए तो बहुत तकलीफ होती है। मगर जब वो इंसान जिसमें हमारी जान बसती हो, जिसके बगैर हम एक पल ना रह सके, वो हमें खुद से दूर करे, तो वो तकलीफ ज़्यादा कर्बनाक होती है। वो बुलंद आवाज़ में रोती उसके गले से जा लगी। वो चला गया। वो वो मुझसे खफा होकर वो चला गया मरवा। मैंने उसे आखिरी दफ़ा देखा भी नहीं। वो तकलीफ़ में था, और मैं उससे भी ज़्यादा। मैं क्या करूँ? उसे कहाँ से लाऊँ? मैं नहीं चाहती थी वो जाए। मैं इसे ज़्यादा देर खफा नहीं रह सकती। मगर उसने कहा कि वो नहीं जानता कि वो वापस आएगा या नहीं। और अगर वो ना आया? वो सख्ती से उसके गिर्द अपना हिसार तंग कर गई। इसकी नन्ही सी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मरवा को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। ईशा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? वो वापस आएगा। तुम इसे जानती नहीं हो क्या? परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। बस खामोश हो जाओ। मरवा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। ईशा, मरवा ने इसके सर पर थपकी दी। जानती हो तुम इसकी ज़िंदगी में क्यों आई? वो हिचकियाँ भर रही थी। क्योंकि वो इंसान मुकम्मल पागल है, और तुम उससे भी बड़ी पागल। तो ज़ाहिर है दोनों को मिलना ही था ना। मरवा शरीर सा मुस्कुराई, जबकि वो मुसलसल हिचकियाँ भरते उसे तीखी निगाहों से देख रही थी। फिक्र मत करो, अब्दुल भाई को कुछ नहीं होगा। मरवा छोटी छोटी बातें करती काफ़ी हद तक इसका मूड ठीक करने में कामयाब हो चुकी थी। इसकी गोद में सर रखे वो धीरे धीरे नींद की आगोश में जा रही थी, जबकि वो इस पागल सी लड़की को देखकर नाव में गर्दन हिला रही थी। हाँ, आखिर वो सच ही कहते हैं। तुम नादान हो मेरी प्यारी सी दोस्त। तुम तो ठीक तरह खफा होना भी नहीं जानती, और चली थी खुद को इससे दूर करने। हाँ, ये मोहब्बत का बहुत। वो हंसती।
उसे बेड पर से दुरुस्त करते वो कमरे से बाहर आई जहाँ सब कतार बनाए इसी का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? क्या बात निकली आखिर? हादी ने आईगल के पहुंचने से पहले ही सवाल दाग दिया। वो ठीक है, बस थोड़ी सी परेशान है। मैंने उसे समझा दिया। हमारी भाभी हमारे इस पागल भाई से बेइंतहा मोहब्बत करती है यारो, और वो पागल है इसके लिए। हाँ हाँ, हादी ने दोनों हाथ हवा में उठाते नारा लगाया। आखिर कोई तो है, कोई तो हमारे इस जंगली को संभालने वाली। रब तेरा शुक्र है, तूने इसे इंसान बनाने के लिए बिल्कुल दुरुस्त इंसान का चुना है। सबका बेखबर कहकहा गूंजा। बेन गुरियन एयरपोर्ट, टेल अवीव। इसके कुशादा हाल में अपनी ज़रूरत की अशिया महफूज करता वो आईडी क्लियरेंस करवाकर एक निगाह चारों ओर दौड़ाता वहां से निकला था। वो जानता था कि अहमद जहांगीर के पालतू कुत्तों की तरह हर जगह मारे मारे फिरते हैं। वो किसी की नज़रों में आए बगैर बड़ी महारत से एयरपोर्ट से निकलता मतलूबा जगह पहुंच चुका था। चौक पर बनी रेंट क्वार्टर्स पर मुश्तमिल एक कुशादा बिल्डिंग थी। वहाँ का माहौल, हर फ्लैट की बालकोनी से लटकते कपड़े और ज़रूरत का सामान वहाँ की सफाई को अच्छे से नुमायां कर रहा था। वह चलता हुआ बिल्डिंग के दाएं तरफ बने एक छोटे से लोहे के दरवाजे की तरफ आया। सीढ़ियों से होता हुआ वो मतलूबा एड्रेस तक पहुंच चुका था। भद्दा सा लकड़ी का वो दरवाजा एक छोटे से डोर होल पर मुश्तमिल था। सुल्तान ने दीवार पर लगी छोटी सी घंटी पर हाथ रखा और उठाना भूल गया। घर पर कोई नहीं है, एक अजीब सी आवाज़ ने अपनी बात मुकम्मल की। सुल्तान ने बैग से कुछ पैसों की बनी हुई गोल गड्डी निकालकर इस दरवाजे के छोटे से होल में घुसाते अंदर फेंकी और एक और गड्डी डोर होल के सामने की। दरवाजे के इस पर कदमों की आवाज़ करीब आ रुकी। काफ़ी रंगीन आदमी लगते हो। उस आदमी ने होल से झांककर एक नज़र उसे देखा और दरवाज़ा खोला। एक गोल शीशों वाली ऐनक पहने, आड़ी टेढ़ी सी दाढ़ी और एक माजूर हाथ लिए वो अजीब सा आदमी उसे देखकर खुलकर मुस्कुराया। मिस्टर कारमाइकल, आपकी आमद की खबर से आगाही हो चुकी थी। सुल्तान उसके हमरा इस छोटे से बेसमेंट में दाखिल हुआ। कुछ खा लो जवान, काफ़ी लंबे सफ़र से आए हो। मेरे पास फजूल वक्त नहीं, मुझे एक ट्रैकर की लोकेशन चाहिए और बाकी सब जितनी है जल्दी हो सके। हाँ हाँ, काफ़ी काम के आदमी हो तुम। वो धीरे धीरे चलता अपनी मतलूबा चीज़ों तक आया। सुल्तान ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर इसके हवाले की। बस 2 मिनट, 2 मिनट दो, तब तक तुम अपना हुलिया थोड़ा दुरुस्त कर सकते हो। सुल्तान ने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई। मुझे हाई इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योर सिस्टम चाहिए। सुल्तान ने अपने कदम बढ़ाए और वो इस बेसमेंट के चारों तरफ हर चीज़ चेक कर रहा था। फिक्र मत करो, सब मिल जाएगा जवान। हाँ हाँ, बस इस दरवाजे को मत खोलो, ये तुम्हारे काम का नहीं। सुल्तान ने एक नज़र उसे देखना और देखने में काफ़ी अजीब था। तुम अपना हलिया दुरुस्त कर सकते हो अगर चाहो तो, मगर अगर तुम चाहते हो कि तुम एक कातिल ही लोग हो तो फिर बिल्कुल ठीक हो। सुल्तान ने एक तेज़ निगाह इस पर दौड़ाई जिनसे बचता वो अपने सामने लगे कंप्यूटर्स पर तेज़ तेज़ उंगलियां चलाने लगा था। आह, हो गया। सुल्तान ने स्क्रीन पर देखा। वहाँ ढेर सारे सीरियल नंबर्स नुमायां हो रहे थे। इनमें से एक हाईलाइटेड था। वो इसके बॉक्स से पेंसिल निकालकर इस नंबर को अपनी हथेली पर लिख रहा था। चलो बाकी का काम कर लेते हैं। यहाँ मतलूबा एड्रेस तक पहुँचने के लिए तुम्हें एक आईडी कार्ड चाहिए होगा। तो बताओ, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? नीला, काला, पीला? मैं बना दूंगा, बस वहाँ खड़े हो जाओ। सुल्तान उसके इशारे पर कुछ ही फासले पर एक तामझाम की तरफ गया जहाँ चारों तरफ लाइटिंग और सामने कैमरा जगह लगा था। इस जगह को फोटोग्राफी की शक्ल दिख रहा था। वो कैमरे के सामने जा खड़ा हुआ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ना पहचाने तो तुम अपना नाम बदल सकते हो। एक ऐसा नाम रख लो जो हर कोई जल्दी भूल जाए, जैसे कि क्रिस या फिर माइक या फिर जॉय। यहाँ पर दूसरे बंदे का यही नाम लोग जल्दी भूल जाते हैं। वो आदमी रवानी से बोल रहा था। हाँ ठीक है, बहुत हो गया, अपना काम करो। सुल्तान ने आखिर इसकी बातों से चिढ़कर कहा। हाँ ज़रूर। वह काफ़ी हंसमुख बन रहा था। इस आदमी ने सामने लगे कैमरे का बटन दबाया तो एक क्लिक हुआ। सुल्तान चारों तरफ निगाहें घुमा रहा था। तुम तो काफ़ी हैंडसम हो हीरो, बस ज़रा सा आगे आ जाओ। एक कदम मेरी तरफ। सुल्तान अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ा। हाँ, बस बस यहीं पर। जानते हो, यहाँ की एक खासियत है और वो ये है कि यहाँ के लोग चेहरे भूला नहीं करते। ये कहते उस आदमी ने अपने साथ ज़मीन पर लगे फिट पॉइंट पर पाँव रखा और सुल्तान के पाँव के नीचे बना सा छोटा सा दरवाज़ा एकदम खुला और वो लंबा चौड़ा आदमी नीचे एक तहखाने में जा गिरा। वह आदमी अपनी ऐनक उतारता कांपते हाथों समेत चलता हुआ इस छोटे से दरवाजे के ऊपर आ रुका। वह ज़मीन पर बड़ा बुलंद आवाज़ में खांस रहा था। सुल्तान के माथे जबड़े से निकलता खून इसका चेहरा भिगो रहा था। इतनी जल्दी ठप्पा होगा सोचा नहीं था। वह ज़मीन पर बड़ा खांसता बोला। तुम्हारी कीमत जानते हो कितनी? पूरे 5 करोड़। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा कैमरा उसकी तरफ किया। ओए हीरो, स्माइल। ये कहते हैं उसने क्लिक किया और उसकी तस्वीर उसके कैमरे में कैद हुई।
सुल्तान ने ज़मीन से उठते एक निगाह चारों तरफ दौड़ाई। वहाँ पानी की वायरिंग थी, हर तरफ बड़े बड़े पाइप लगे थे। उसने झुककर एक पाइप पर कान रखा। पानी की आवाज़ उसके कानों से टकराई और वह तंजिया मुस्कुराया। सुल्तान ने अपनी पेंट की हुक से अपना रिवॉल्वर निकाला और अपना खंजर निकालकर एक तरफ रखा। रिवॉल्वर की मैगजीन में से 5 गोलियां निकालकर एक तरफ करता वो एक को वापस अंदर डालकर रिवॉल्वर लोड कर गया। सुल्तान ने अपने दाएं तरफ लगे एक पतले से पाइप को देखा और अपना खंजर दुरुस्त करते उसे काटना शुरू किया। खंजर की तेज धार से वो पतला सा पाइप कुछ ही देर में कट चुका था। सुल्तान ने अपने जूते उतारकर एक तरफ रखे और अपने मोजे उतारकर वो एक तरफ रखता अपने काम में लग चुका था। जमीन पर गोलियों के सिरों को खंजर की नोक से अलग करता वो बारूद मोजे में भर रहा था। बारूद समेत वो गोलियां इस मोजे में बांधता वो इस छोटी सी हथेली थैली को इस पाइप के टुकड़े में घुसा चुका था। पाइप का वो लंबा सा टुकड़ा रिवॉल्वर के मुंह पर फिट करता वो अपनी जैकेट का अंदरूनी हिस्सा फाड़कर इस कपड़े को रिवॉल्वर और पाइप के दरमियान में बांध रहा था ताकि वो दोनों आपस में मजबूती से बंध जाए। अपना हथियार तैयार करता वो एक तरफ रखता एक निगाह वापसी से ऊपर दौड़ा गया, मगर वो आदमी वहां पर नहीं था। सुल्तान ने वहां लगे बड़े से पाइप के जोड़ पर जोर जोर से मुक्के बरसाने शुरू किए। इस मजबूत शख्स के जोरदार मुक्कों की बरसात पर वो पाइप कुछ ही देर में अपनी जोड़ से अलग हो चुका था। इसका अगला हिस्सा उतरा और पानी का फव्वारा इस बेसमेंट में निकलना शुरू हुआ। सुल्तान ने एक निगाह चारों तरफ दौड़ाई। इस बेसमेंट के एक कोने में एक टाट रखा था। उसे उठाते उसके आपस में जुड़े टांकों को उधेड़ना शुरू किया। इन सब छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में बांधते हुए एक लंबी सी रस्सी बना चुका था। इस रस्सी को रिवॉल्वर के ट्रिगर पर बांधते उसने एक सिरा अपने हाथ में पकड़ा। अब उसे इंतजार करना था इस बेसमेंट में मुकम्मल ऊपर तक पानी भरने का। दीवार की एक तरफ लगा वो गहरी सांस से भर रहा था। इस तंग से तहखाने में पानी धीरे धीरे ऊपर तक आ रहा था, जिसके सहारे वो इस छोटे से दरवाजे तक पहुंच चुका था। सुल्तान ने पानी में तैरते इस दरवाजे के होल्डर में वो रिवॉल्वर लोड शुदा खुद का बनाया गया हथियार अटकाया और एक गहरी सांस भरता वो पानी की गहराई में उतरा। रस्सी का एक सिरा इसके हाथ में था। तहखाने की जमीन तक पहुंचते उसने एक झटके से इस रस्सी को अपनी तरफ खींचाई कि इस तहखाने के दरवाजे पर पले रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा, बारूद से भरा पाइप फटा और एक जोरदार धमाके से वो दरवाजा उड़कर हवा में तहलील हो चुका था। पानी के प्रेशर से वो इस तहखाने से निकलकर तेजी से बाहर की जानिब भागा। इसके हाथ में इसका खंजर था, जिस पर गिरफ्त मजबूत करते वो अपने काम में मगन इस माजूर हाथ वाले आदमी पर झपट पड़ा था। इस अचानक कार्रवाई पर वो अपने आप को संभालता इस वहशतनाक आदमी की गिरफ्त में मकीद हो चुका था। सुल्तान ने उसकी आखिरी सांसों पर उसे एक तरफ फेंका और एक नज़र इसके जूतों पर दौड़ाई। तुम्हारे जूतों का साइज क्या है? कहाँ लेगा? वो बमुश्किल बोला। सायरा कमीनी, तेरी तो हालत इस काबिल नहीं, वरना तुझे डोज जरूर देता। वो इससे कुछ फासले पर कुर्सी पर बैठा सांसें भर रहा था। काफी काम का आदमी है तू, ये कहते ही इस आदमी की आखिरी सांस खारिज हुई और सुल्तान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट दौड़ी। अफसोस, हर किसी को मेरी काबिलियत अपनी आखिरी सांसों में ही नजर क्यों आती है। अगर यही बस कुछ मिनट पहले नजर आ जाए तो इतनी मुश्किल ना हो। वो कुर्सी के पुर्श से टेक लगाता हंसा। सुल्तान ने झुककर इसके जूतों की तरफ देखा। 9 नंबर लग रहे हैं। हाँ चलो, कुछ तो काम के निकले तुम। वो अपनी मतलूबा चीज़ें महफूज करता वहां से निकला था। सुल्तान को जो चाहिए था वो इससे मिल चुका था, तो अब यहाँ इसका कोई काम नहीं था। इस बिल्डिंग से बाहर निकलते उसकी नज़र मेन गेट पर खड़े कुछ आदमियों पर पड़ी और वो दीवार की ओट में हुआ। सुल्तान ने एक नज़र देखा। वो चेहरों पर मास्क लगाए किसी इंसान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुल्तान ने एक नज़र अपने पीछे लगी विंडो पर दौड़ाई और वहाँ मजबूत बाजुओं काम में लाता वहाँ से निकला था। टैक्सी का सहारा लेता वो क्लब में आग पहुंचा। वहाँ की रंग बिरंगी रोशनियों में लोगों के चमकते अजीब चेहरे लग रहे थे। वो अपने कंधे दुरुस्त करता मतलूबा जगह तक पहुंचा। वो 2 दिन से सोया नहीं था और बस इस वक्त वो आराम करना चाहता था, मगर शायद अभी इसकी किस्मत में आराम नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुआ ही कि वहां से पहले मौजूद चंद आदमी इस पर झपट पड़े थे। सुल्तान ने अपने हाथ दुरुस्त किया और एक आदमी इन 3 लोगों पर भारी पड़ रहा था। इन 2 आदमियों को ढेर करता वो पलटा ही कि तीसरे आदमी ने उसे गिरेबान से जकड़ते इसकी आंखों में पेपर स्प्रे वो उसकी बरसात कर दी। अपनी आंखें बमुश्किल खोलते उसने एक नज़र इस आदमी पर दौड़ाई जो उसे गिरेबान से जकड़े इसकी गर्दन पर पिस्टल ताने खड़ा था। तो आखिर मिस्टर कारमाइकल उर्फ सुल्तान आज हाथ आ ही गए ना? वो हंसा तो सुल्तान ने एक आंख खोलते उसे देखा। तुम ज़रूर इस कुत्ते के इकलौते पालतू करीम हो। हाय, मैं तुम्हें याद हूँ और तुमने मुझे पहचान भी लिया। सदके हुए। वो आदमी हंसा। सायरा, ये वाइट पैंट, कमीनों जैसी मूछें और गटर जैसी शक्ल, तुम्हें कौन नहीं पहचान सकता? वो आदमी बुलंद आवाज में हंसा। तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। चल अब बहुत हुआ ड्रामा,
बता वो ड्राइवर कहाँ है? उसे पिस्टल पर गिरफ्त मजबूत की। वो यहीं कहीं थी, शायद मेरी जेब में। हाँ, ये रही। सुल्तान ने अपना हाथ उसकी तरफ किया और उसके हाथ में ग्रेनेड की पिन थी। उस आदमी ने एक नज़र इस पिन पर और फिर अपने कदमों में गिरे इसके इन अनपिन हुए ग्रेनेड पर दौड़ाई। बहुत दम है तुझ में, ये कहता है उसे आज़ाद करता दरवाजे से बाहर की तरफ भागा था। सुल्तान ने तेजी से भागते हुए कमरे की विंडो पर जोरदार कंधा मारा और वह शीशा तोड़ता बाहर सड़क पर गिरा ही कि वो ग्रेनेड फटा। वो एक जोरदार धमाका हुआ। टूटी विंडो से निकलता धुआं उसके वजूद पर फैल रहा था। वो खांसता हुआ उठा और इस मंजर से 320 की स्पीड से गायब हुआ। वहां से निकलता वो ट्रेन स्टेशन पर आ पहुंचा। चलता हुआ वहां लगे एक ठेले के पास आ रुका। वो आदमी फ्रूट चाट बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में बना रहा था। एक पेपर पर मतलूबा चीज रखवाता वो ट्रेन में दाखिल हुआ। इस खाली बोगी में सीट से नीचे बैठता वो मजे से इस फ्रूट चाट को खाने में मसरूफ था। सुल्तान ने इस पेपर से अपने माथे पर आया पसीना पोंछा और अपने जूते के तस्मे निकालकर दोनों तस्मों को आपस में बांधकर एक सिरा अपने जूते के साथ और दूसरा इस बोगी के बंद दरवाजे पर बांधा, ताकि अगर इसके सोते हुए दरवाज़ा खोले भी तो इस तेज आदमी को इल्म हो। सुल्तान ने एक निगाह शीशे से बाहर दौड़ाई और वह जमीन पर सेट सीट से देख लगाए दोनों हाथ आपस में बांधे आंखें मूंद गया। आखिर कुछ दिन सुकून की घड़ी नसीब हुई थी। वह बस सोना चाहता था। ट्रेन अपने सफ़र पर गामजिन थी, मगर इसका सफ़र ज़्यादा नहीं था। अभी इस थके हारे इंसान की आंख लगी ही थी कि एक झटके से ट्रेन रुकी और इसकी आंखें एकदम खुली। वह भरता उठ बैठा। पैंट की जेबों में हाथ डाले हुए उस गहरे अंधेरे में चारों तरफ निगाहें दौड़ाता सर पर हुड पहनता चलता हुआ जा रहा था। बहुत चलने के बाद आखिर वो मतलूबा जगह पहुंच ही चुका था। सुल्तान ने पूरे हक से लकड़ी के बने इस मजबूत दरवाजे पर नॉक किया। दरवाज़ा खुला और अपने सामने हमेशा की तरह आंखों में सुर्ख लाली और चेहरे पर तड़कता भड़कता गुस्सा लिए उस शख्स को देखते ही मुकाबिल शख्स की बत्तीसी नुमायां हुई। खुश आमदीद। सुल्तान अस्मात में सर हिलाता अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सोफे पर बैठी एक दरमियाने कद की लड़की पर पड़ी। कानों तक आते बेबी व कटबाल और छोटी छोटी आंखों वाली वो लड़की मोबाइल में स्क्रॉलिंग करने में मसरूफ़ थी। सुल्तान उसे एक नज़र देख कर रुका। फिक्र मत कर, अपनी बंदी है। वह गहरी सांस भरता वॉश बेसिन पर हाथ और चेहरा धोने लगा। तो आखिर पहुंच ही गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक आने में? ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट। कैसा है? नींद से भरपूर आंखों में ढेर सारा पेपर स्प्रे लिए। बिल्कुल फिट। वो आदमी हंसा। ये तो तेरे आने का स्टाइल है ना? तो कुछ चाहिए तुझे? क्या खाएगा, क्या पिएगा? जेम्स नेथन ने अपने स्टाइल में बोलना शुरू किया। बस एक बेड ला दे। सुल्तान ने बातों में हाथ फेरते उसे देखा। उसने हाथ के इशारे से दाएं हाथ बने कमरे की तरफ इशारा किया। सुल्तान हाथ से गुजरता कमरे की तरफ बढ़ा तो उसकी नजरें इस लड़की पर पड़ी। उसने एक नज़र सुल्तान को देखा, मगर वो मोबाइल पर सबवे सर्फर गेम खेलने में मसरूफ़ थी। इस पर दोबारा से नजरें मरकूज कर ली। हम सुबह 5 बजे निकलेंगे और मुझे कोई कोताही नहीं चाहिए। जेम्स ने इस बात में सर हिलाया और वहां से गायब हुआ। जेम्स निथन सुल्तान का एक करीबी तो नहीं, पर एक खास बंदा था जो कि इससे एक ज्यूइश था। सुल्तान के साथ इसका ताल्लुक काम के सिलसिले में काफ़ी गहरा था। वह एक छुपा हथियार था जिसे कब और कहाँ इस्तेमाल करना है सुल्तान अच्छे से जानता था। सुल्तान को गए आज पूरे 20 दिन हो चुके थे। वो इतनी हसास हो गई थी कि ज़रा ज़रा सी बात पर खूबसूरत आंखों में आंसुओं की बरसात होती। आइगल और हादी इसका मूड दुरुस्त करने की भरपूर कोशिश करते थे। उनके सामने तो नॉर्मल बर्ताव करती, मगर वो पागल लड़की उसे मिस करती थी। थोड़ा नहीं, हद से ज़्यादा। बालकनी में अपने पसंदीदा झूले पर बैठी वो सफ़ेद डायरी हाथ में थामी कुछ बहुत गौर व फिक्र से लिखने में मसरूफ़ थी। डायरी पर कलम बंद होता, हर लफ्ज़ उसकी आंखों से निकलते आंसू पर मुकम्मल होता। उसने एक नज़र आसमान पर दौड़ाई। शाम का वक्त और थके हारे परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। हमें हमेशा इंसान या चीज़ की कदर तब होती है जब वो हमसे दूर हो जाए। जब तक वो हमारी दस्तरस में रहे वो आम लगता है, मगर उसके कीमती होने का एहसास इसकी जुदाई दिलाती है। हाँ, वो इससे नाराज़ थी, मगर दिल से नहीं, क्योंकि इस प्यारे से दिल में इस पागल आदमी के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। और जहाँ मोहब्बत हो वहाँ नाराज़गी, अना, ज़िद की कोई जगह नहीं होती। धीरे धीरे झुलती इसकी आंख लगी और वो वहीं सो चुकी थी। फजर के वक्त इसकी आंख खुली तो उसके दाएं कंधे पर शदीद दर्द हो रहा था। वो एक ही पोजीशन में सो रही थी जिसकी वजह से मसल्स अकड़ चुके थे। वह अपना कंधा मसलती वजू करती अपने रब के हजूर हाजिर हुई। वो पुरसकून सा वो सहर का वक्त उसके वजूद में तपती बेचैनी को कम ना कर सका था। न जाने कितनी ही देर वो दुआ के लिए हाथ उठाए बैठी रही, मगर इसके अल्फाज तो जैसे कहीं खो गए थे। खामोश चेहरा लिए वो हथेली पर नजरें जमाए हुए थी, जहां आंखों से निकलते आंसू रुखसारों से टपक कर हथेली पर गिर रहे थे।
मुझे माफ़ कर दें मेरे अल्लाह जी। मुझे मुझे माफ़ कर दें, मैंने शायद इसे बहुत तकलीफ़ दी। मैं नहीं चाहती थी ऐसा। इसे तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, कभी नहीं। अल्लाह जी मेरे अब्दुल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। वो जहाँ पर भी है उसे अपनी अपनी हिफ़ाज़त में रखना। उसे उसे बस एक दफ़ा मेरे पास वापस भेज दें, बस एक दफ़ा। मैं उसे खुद में कहीं छुपा लूँगी। कभी दूर नहीं जाने दूँगी। बस एक दफ़ा मेरे अब्दुल को मेरे पास वापस भेज दें अल्लाह। मुझे माफ़ कर दें। वो सजदा रेज़ हुई तो इससे मीलों दूर बैठे इस मजबूर शख्स की आँखें एकदम खुली और वो बेड पर बैठा। सीने पे ज़ोर से हाथ रगड़ने लगा। नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। वो फ्रेश होता अपनी मतलूबा ड्रेसिंग किए, अपने हथौड़ों से अपने पास महफूज़ करता कमरे से निकला था।